नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र की जो टो सीरीज़ है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं आज हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट 1 और 2 दोनों कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक वो दोनों टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से दोनों टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट में हम लोग 50 प्रश्न जीएस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह सभी 50 प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाएं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला प्रश्न है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि जो भारत के जो पूर्व में स्थित जो 2 देश हैं वह कौन कौन से हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन में जो दिया गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो वह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चीन, नेपाल और भूटान यह भी नहीं होंगे। इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दिशा की जो चतुर्थांश बनाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये हुई आपकी उत्तर दिशा और ये पूरब, और ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, मतलब ये इधर ये पूरब हो गई, ये पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए, जो पश्चिम की तरफ आपको पता होगा इधर है पाकिस्तान, और ये उत्तर और पश्चिम की तरफ है आपका अफ़गानिस्तान। और चीन की यदि बात करें तो चीन ये यहाँ से स्टार्ट होता है, चीन और नेपाल, ये उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में रहता है। और दक्षिण की दिशा में आप जानते होंगे कि श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ और देश पड़ते हैं। पूर्व की तरफ जो देश पड़ने वाले हैं वो जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपके म्यांमार और बांग्लादेश, वो आपके भारत से पूर्व दिशा में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं। तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा करते हैं वह कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता होगा जो राज्य हैं वो हैं 8 और केंद्र शासित प्रदेश 1 है, वो है दिल्ली। तो टोटल हुए 9 राज्य जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, डांगी। डांगी यह है जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आप लोग सही से देखिएगा, हफीज़ा, रऊफ़ और धूमल, यह तीनों जो है जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य हैं। ठीक, लेकिन डांगी जो है यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। अब यदि यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है तो कहाँ का है यह भी जानना जरूरी है। आपको ध्यान रखना है यह जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है डांगी। 4th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन, इन सब में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बट मैथमेटिक्स मतलब गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी, 22 मार्च। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, जो चाइना है, चीन है, यह आसियान देशों का सदस्य देश नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखिए, जो आसियान समूह है आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना यदि पूछ ली जाए तो स्थापना का वर्ष ध्यान रखना है 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या यदि पूछी जाए तो 10 है, आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, चीन इसका सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो किस शहर को पूर्व का एथेंस बोलते हैं, तो वह है मुदैर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मुदैर शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। 8वां नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ए ऑप्शन में दिया गया है स्थगन द्वारा, बी ऑप्शन में सत्रावसान द्वारा, सी ऑप्शन में दिया गया है विघटन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। इन तीनों के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। ठीक है, तो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में
वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। जो द्वितीय हरित क्रांति जो हुई थी तो उसका उद्देश्य पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि के लिए संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्वृष्टि वृद्धि। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो भारत में 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के आपको ध्यान रखना है वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है। और यह भी ध्यान रखना है कि इस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि जो अन्य नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अगला प्रश्न है कि एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति फिर खाली जगह छोड़ी गई है का एक उदाहरण है। मतलब कि यह जो गोला दागा गया है इसकी गति जो है वह किसका उदाहरण है, यह पूछा गया है प्रश्न में। तो यह प्रक्षेप गति का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है। तो स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि आप सभी जानते होंगे, कई बार पढ़ा होगा, वह होती है स्टेपीज। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यह मनुष्य यदि यह अस्थि जो है मनुष्य तथा अन्य भी स्तनियों में जो कान होता है कान के बीच में पाई जाती है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान करना है। ठीक है। देखिए जो दिया गया है विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। तो ये सी नंबर से मिल जाएगा आगे। फिर यदि विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। तो इसका जो सही हो जाएगा मिलान वह हो जाएगा बी में। सॉरी, फिर से हम लोग मिलान कर लेते हैं, मिस्टेक हो गई। ए का हो जाएगा रेटिनॉल और विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल। ठीक है। अब यदि विटामिन सी की बात करें तो इसका आप सभी जानते होंगे एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है। तो इसका इससे मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, CBAD। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो गन मेटल एक मिश्र धातु है, आप सभी जानते होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा 88% कॉपर होता है, मतलब कि तांबा होता है, और 10% इसमें टिन पाया जाता है, और 4% 2 से 4% जिंक उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर, टिन और जिंक। ठीक है। इसकी जो है मिश्र धातु है गन मेटल। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। जो आतिशबाजी हम लोग करते हैं दिवाली व किसी भी शुभ अवसर पर बहुत ही आतिशबाजी की जाती है आसमान में, तो उसमें जो हरा प्रकाश होता है वह किस रसायन के कारण होता है यह पूछा गया है प्रश्न में। तो वह होता है बेरियम के कारण। ठीक है। तो बेरियम ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेरियम मतलब कि BA, इसको BA इसका प्रतीक चिन्ह है बेरियम। ठीक है। देखिए इसके अतिरिक्त जो है सोडियम नाइट्रेट का उपयोग जो किया जाता है वह पीले रंग के प्रकाश के लिए किया जाता है। ठीक है। और जो कॉपर क्लोराइड होता है उसका उपयोग नीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीले रंग के लिए सोडियम नाइट्रेट और नीले रंग के लिए कॉपर क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 मतलब अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 24 है वह किसके अंदर आएगा, वह आएगा मूल अधिकार के अंतर्गत। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 43A किसके अंतर्गत आ जाएगा, वह आएगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है। मतलब DPSP के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी जानते होंगे कि DPSP जो है वह किस आर्टिकल से स्टार्ट होकर किस आर्टिकल तक हैं, तो 36 से 51 तक हैं। ठीक है। 36 से 51 तक हैं। तो ये 43A जो 43 आर्टिकल आएगा वो इसी के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
फिर 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लोक अदालतें जो हैं वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब विधिक सेवा जो प्राधिकरण है या अधिनियम, ध्यान रखिएगा इसका सन भी पूछा जा सकता है, 1987, ध्यान रखिएगा 1987। 22वां प्रश्न है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। तो जिन ऐसी सूचियां जो होती हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, तो उन सूचियों को हम कहते हैं समवर्ती सूची। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो आसान सा प्रश्न है, जय हिंद का नारा आप सभी जानते होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कौन अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वह थे JB कृपलानी। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, JB कृपलानी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था, तो वह किया था दांडी से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि इसकी डेट पूछी जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, दांडी से। और देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है वह यहाँ पर एक मिस्टेक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात नहीं, मैंने दांडी मार्च की डेट बताई है, वह 12 मार्च 1930 है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था साबरमती से। ठीक है, 80 सहयोगियों के साथ पैदल चले थे ये 24 दिन तक, और फिर फाइनली ये दांडी पहुँचे थे। वहीं पर जो है नमक कानून तोड़ा था, वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट किया था 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो डेट हो जाएगी वह हो जाएगी 6 अप्रैल। ठीक है, तो क्षमा करिएगा, छोटी सी मिस्टेक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किस जगह पर, किस शहर में, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सही उत्तर बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। यदि बात करें मूल रूप से इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम है मौलवी हजरत मोहानी। ठीक है, मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा यह इंकलाब जिंदाबाद नारा लिखा गया था, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था, भगत सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म वर्तमान में किस राज्य में, तो बिहार में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यह बात जो बात यह है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम जो कि वर्तमान समय में बिहार में है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम यदि पूछा जाए तो वर्धमान था। ठीक, और यदि बात करें कि इनको ज्ञान की जो प्राप्त हुई थी वो किस नदी के किनारे, तो ध्यान रखिएगा ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे। तो आर्यभट्ट और कालिदास तो यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में, शासन में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्न में शामिल थे आर्यभट्ट और कालिदास, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सही मिलाना है। एक तरफ दिया गया है भवन और दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह देखना है।
देखिए अब जैसे कि सुल्तानगढ़ी दिया गया है ए नंबर में, तो सुल्तानगढ़ी के निर्माणकर्ता थे इल्तुतमिश, तो आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश। और लाल महल की यदि बात करें तो लाल महल बनवाया था बलबन ने, तो ऑप्शन इसका 4 नंबर इसका सही हो जाएगा बी का। फिर जमाता खाना मस्जिद खिज्र खां के द्वारा निर्माण कराई गई थी, और सभी लोग जानते हो कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अपनी अपनी छत पर जो है वर्षा का जो जल है उसको संचित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? तो इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न यह है कि अधिक वर्षा के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिक वर्षा के कारण जो है वहाँ पर ज़्यादा घने जंगल हैं, किधर? पश्चिमी ढलानों की तरफ, पूर्वी ढलानों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो वह है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश रहा है? तो कजाकिस्तान 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यदि बात करें दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहा यूरेनियम का, तो वह है, ध्यान रखिएगा, कनाडा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो किसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दी गई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह देखना क्या होगा। असम की राजधानी आप सभी जानते हैं दिसपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 2 नहीं क्या हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4, सी का सही हो जाएगा 1 और डी का सही हो जाएगा 2, ठीक है, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। इसमें भी एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ राजधानी दी गई हैं, तो इनका जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, ये शायद गायब हो गए हैं। चलिए इसी में हम लोग देखते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? चलिए देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी होगी अबू धाबी, जर्मनी की जो राजधानी होगी वह होगी बर्लिन, चिली की राजधानी सेंटियागो और मोरक्को की राजधानी रबात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को प्राप्त हुआ है 126वां स्थान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? तो वह किया है शहडोल से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु शीर्ष राज्य बन गया है। और यदि सेकंड नंबर की बात करें तो ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर पर है यूपी, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु और सेकंड नंबर पे है यूपी। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो वैदिक थीम वाला पार्क है वह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस पार्क का नाम है वेद वन पार्क। क्या नाम है? वेद वन पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 200 यूनिट बिजली जो है
मुफ्त में दी जा रही है। कहाँ? कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश में विश्व बैंक द्वारा जो है दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सूरत में यह जो है कार्यालय परिसर बनाया गया है। सूरत जो कि आप सभी जानते होंगे गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में संपन्न 49वें भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वह जो खिताब जीतने वाले हैं उनका नाम है पद्मिनी राउत। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पद्मिनी राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? तो उस देश का नाम है इजराइल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इजराइल के द्वारा भारत को मिसाइल स्पाइक NLOS दी गई है। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के सामने यह टॉप 50 प्रश्न जो भी टो सीरीज में 50 प्रश्न दिए गए थे जीएस के, वह सभी आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।